चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब यहाँ पर आपको जो आज एक पेपर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एएनएम का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में ही कंडक्ट हुआ है और इसी महीने इस पेपर को कंडक्ट करवाया गया है। तो जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे आप कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं और पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश में हुआ था, तो आपको कोई डाउट भी है जो नहीं होना चाहिए। यदि जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएं, आप वो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है त्रिपुरा के लिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो SOFED की वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, तो वो फॉर्म कहाँ से फिलअप करें। तो एक चीज़ आप लोग रिमाइंड रखिए, आप लोग अपनी तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपके फॉर्म की जो डेट थी, आई थिंक 17 जून है जो लास्ट डेट रखी गई थी। उसमें कुछ बच्चे शुरुआत में ही जब वेबसाइट एक्टिव हुई थी फॉर्म भर चुके हैं, कुछ नहीं भर पाए हैं। तो मे भी हो सकता है कि वेबसाइट को दोबारा एक्टिवेट किया जाए या फिर किसी और एजेंसीज़ के थ्रू आपके फॉर्म भरवाए जाएं। ज़रूरी नहीं है कि देन अगेन त्रिपुरा SOFED के थ्रू, क्योंकि बच्चे मोर देन 7 to 8 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं फॉर्म फिलअप के लिए। बट तैयारी आप लोग कीजिए, फॉर्म आपके भर जाएंगे। और त्रिपुरा में एक और पोस्ट निकली थी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सैलरी अच्छी ही मिल रही है। पहला क्वेश्चन था इस पेपर का, व्हेन फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो ब्लैक पेन से यहाँ पे मार्क हैं, ये हो सकता है आपके करेक्ट आंसर ना हो, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसका पेपर है। बट यहाँ पे कोशिश करवाई जाएगी कि सभी आंसर आपके करेक्ट कराए जाएँ। तो ये पेपर अभी के लिए बस नहीं है आपको कि अभी आपने देख लिया और हो गया। ये पेपर आप लोग अपकमिंग भी तैयारी करते हैं तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हेन फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जब भी फर्टिलाइज्ड, क्या है यहाँ पर, फर्टिलाइज्ड ओवम है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन जनरली कहाँ पर होता है, यूट्रस में। कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है। लेकिन यदि यही कहाँ पर ना, यूट्रस में ना होकर किसी अदर जगह हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल में तो 2 या 2 से ज़्यादा हो जाती हैं। न ट्यूबल है, ट्यूबल यदि कहते जब ओनली फैलोपियन ट्यूब कहा जाता, क्या कहते, ओनली फैलोपियन ट्यूब के अलावा, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन कहते, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी, दैट इज़ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जोड़ी मिलाने वाला, जिसमें आपको एक तरफ दिए गए हैं डायफ्राम, रिब केज में प्रेजेंट होने वाली इंटरकोस्टल मसल, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल और एसेसरी मसल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डायफ्राम की। डायफ्राम है जो मेन मसल होगी, किसके लिए, मेन मसल होगी रेस्टफुल और क्वाइट ब्रीदिंग के लिए। क्लियर। फिर आपका आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसके लिए, रेज द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। फिर है आपकी इंटरनल, तो इंटरनल है यूज्ड व्हेन एक्सपिरेशन बिकम्स एक्टिव एज एक्सरसाइज। एसेसरी यूज्ड व्हेन एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब जब ज़्यादा सांस लेते हैं आप, या ज़्यादा आपका स्ट्रेनिंग वर्क वगैरह हो जाए उस दौरान, तो आपका जो आंसर मिला के आएगा वो क्या होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन, प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसिव मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं। एसेंशियल केयर का मतलब होता है बहुत ज़रूरी केयर, जिसमें एक्सपेंसिव मेडिकेशन नहीं होंगी। प्रोवाइडिंग लग्जरी हेल्थ केयर सर्विसेज से भी नहीं, बचने की दो पढ़े, लग्जरी हेल्थ सर्विसेज तो बाद में मिलेंगी। ट्रीटमेंट ऑफ ओनली क्रॉनिक डिसीज़, लंबी बीमारियों का इलाज, तो यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में है जो इमीडिएट केयर की बात की जा रही है, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर की, जिसके टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से एक क्या है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज़। अगला क्वेश्चन था,
What is the correct ratio of chest compression and rescue breath when performing CPR on an adult? जब भी आप किसी वयस्क व्यक्ति को CPR देते हैं तो जो आप चेस्ट कंप्रेस करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ के बीच में जो रेशियो है वो क्या आएगा? 30 कंप्रेशन बाय 4 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन बाय 4 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन बाय 2 ब्रीथ या फिर 30 कंप्रेशन बाय 2 ब्रीथ। तो यहाँ पर होता है 30/2। कितना? 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, मैच दी फॉलोइंग विथ देयर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल के साथ में मैच करना है। तो सिंपल लिपिड्स क्या होंगे? यहाँ पर क्या होंगे सिंपल लिपिड? सिंपल तो होगा ट्राइग्लिसराइड। कंपाउंड क्या हुए आपके? कंपाउंड हो गए फॉस्फोलिपिड। ड्राइव्ड हो गए कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन विथ ethical component that is devoted to the promotion of blank and social welfare। जो लोग बीटी बसंत थप्पा की बुक पढ़े होंगे, जेपी ब्रदर वाली, एक जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक है जिसमें एथिकल प्रिंसिपल दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग है जो इसमें आपका आंसर क्या निकल के आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर ह्यूमन। तो यहाँ पर आपका निकल के आता है क्या? ह्यूमन। प्रोफेशन एक नैतिक घटकों वाले व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो ह्यूमन और सोशल वेलफेयर के बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट वन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ डिलीवरी इंडिया हमने पढ़ा है कि पब्लिक है, प्राइवेट है, ऑटोनॉमस है और यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज को लेकर भी है। लेकिन जो मेजर सेक्टर नहीं है वो कौन सा होगा? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, हेल्थ प्लानिंग सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर तो ये आयुष होगा। क्या होगा? आयुष सिस्टम है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है? वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के पार्ट कौन से नहीं है? वेजाइना, सर्विक्स, बॉडी और कॉर्पस एंड इस्थमस। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पार्ट ऑफ यूट्रस की बात की गई है। तो यूट्रस का कौन सा पार्ट नहीं है? यूट्रस का जो टॉप पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। फिर बॉडी एंड सर्विक्स, जो नैरो नेक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स हो गया, बॉडी हो गई। यहाँ पर आपका जो पार्ट नहीं होगा वो क्या होगा? होगी वेजाइना। क्या होगी? वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच वन इज नॉट अ डोपामिनार्जिक पाथवे। तो डोपामिनार्जिक पाथवे कौन सा नहीं है? ऑप्शन में था मीजोलिम्बिक पाथवे, ट्यूब्रो इन्फंडिबुलर पाथवे, थैल्मोकॉर्टिकल पाथवे या फिर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे। कौन सा पाथवे जो डोपामिनार्जिक पाथवे नहीं है? तो यहाँ पर जनरली तीन तरीके का काम करेगा। मीजोलिम्बिक, मीजोकॉर्टिसोल, नाइग्रोस्ट्रिएटल एंड ट्यूब्रो इन्फंडिबुलर। तो यहाँ पर कौन सा है जो नहीं होगा? मीजोलिम्बिक होता है। क्या है? मीजोलिम्बिक होगा। मीजोकॉर्टिसोल यहाँ पे दिया नहीं गया है। नाइग्रोस्ट्रेटियल भी होगा, ये भी होता है आपका। ट्यूब्रो इन्फंडिबुलर भी होगा, लेकिन थैलेमोकॉर्टिकल नहीं होगा। यहाँ पर मीजोकॉर्टिसोल होगा। थैलेमोकॉर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पर मीजोकॉर्टिसोल होगा। करेक्ट आंसर आपका निकलेगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन, स्यूडो डिमेंशिया इज द सिम्टम ऑफ विच। तो स्यूडो डिमेंशिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एक तरीके से डिमेंटिक लक्षण दिखना। किस में दिखेंगे? डिप्रेशन, मैनिया, अल्जाइमर या डेलीरियम। स्यूडो डिमेंशिया के लक्षण देखने को मिल सकते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट में। कुछ केसेस में मैनिया वाले में भी देखने को मिलते हैं, बट कॉमनली यहाँ पे देखने किस में मिलेंगे? डिप्रेशन वाले में। जोड़ी मिलाना है जो भी उनके करेक्ट सीक्वेंस है, जैसे आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी, चक्षु, दृग। क्लियर? फिर इंद्रधनुष,
इंद्रधनुष का होगा शक्रचाप, इंद्रायुध, सप्तवर्ण। ऊंट, लंबोष्ट, महाग्रीव और उष्ट्र। और ओस का होगा तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ए। क्या होगा? ए। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन से वैकल्पिक द्वंद्व हैं? शिव का पार्वती, नाग कान, घर द्वार, धर्माधर्म। यहाँ धर्माधर्म नहीं होता, यहाँ पे धर्माधर्म हो सकता था। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड एड्रिनार्जिक न्यूरॉन्स रिलीज। तो यहाँ पर जो कोलिनार्जिक न्यूरॉन है क्या रिलीज करते हैं और एड्रिनार्जिक क्या रिलीज करते हैं? तो कोलिनार्जिक रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ACH, एसिटाइल कोलिन। और जो एड्रिनार्जिक है क्या रिलीज करते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। क्या करेंगे? नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे। मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या निकलेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया का मतलब क्या है? अ कंडीशन वेयर द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। नॉर्मल हार्ट रिदम बिल्कुल भी नहीं है, कार्डियक अरिथमिया की बात की जा रही है। कंडीशन वेयर द हार्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी नहीं है। एनी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम ड्यू टू एबनॉर्मल जनरेशन और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो हार्ट में यदि जो रिदम है वो नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल हो जाए किसी भी रीजन से, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? कार्डियक अरिथमिया। नेक्स्ट आपका नर्सिंग का सबसे प्यारा क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड। तो इन्वायरमेंट, होस्ट, एजेंट और एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट ट्रियाड है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड का। अगला था यहाँ पर व्हाट इज द टर्म फॉर द वाटरी फ्लूइड दैट सराउंड्स ऑर्गेनेल्स विद इन अ सेल। किसी भी सेल को के भीतर है जो ऑर्गेनेल्स मतलब छोटी छोटी कोशिकांग हैं, उनको घेरने के लिए एक पानी सा भरा रहता है, वो क्या है? साइटोसील है, गोल्जी अपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोस्केलेटन है। ये कहलाता है क्या आपका? ये आपका कहलाएगा साइटोसोल। नेक्स्ट वन सॉरी स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडेड फॉलोइंग। DGHS क्या है? यहाँ पर स्पेशल फंक्शन कौन कौन से हैं DGHS के? यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उनमें से आपको कलेक्ट करना है एंड देन अपना आंसर है जो बताना है। तो DGHS के अकॉर्डिंग क्या है? DGHS के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो कौन से हैं? और अभी रिसेंट में हम बात करें DGHS तो वो कौन है? वो है प्रोफेसर अतुल गोयल। करेक्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की हम बात करें, यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें तो वो हैं आपके अतुल गोयल, नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वारंटाइन, कंट्रोल ऑफ मेडिकल स्टोर डिपॉजिट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन भी DGHS है जो कंट्रोल कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को भी इनका कंट्रोल करने का काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर बचता है वो क्या होगा? तो वो आपका आएगा 1, 2, 3। ए भी करेंगे, ए भी करेंगे और ए भी, लेकिन मेडिकल रिसर्च है जो डायरेक्टली इनके उसमें नहीं होता है अंडर में। नेक्स्ट वन इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द प्राइमरी oocytes अरेस्ट अंटिल प्यूबर्टी। कौन सी स्टेज में सेल डिवीजन के जो प्राइमरी oocyte है प्यूबर्टी तक, मतलब पीरियड्स आते नहीं है, मीनार्ची स्टार्ट नहीं होती है, उस दौरान तक प्राइमरी oocytes सेम उसी स्टेज में रहेंगे। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मेटाफेज 1 ऑफ माइटोसिस 1, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 2 या फिर मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। किस स्टेज में कैसे रहेंगे? एज एंड रिमेन रहेंगे कांस्टेंट, तो होती है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो जो स्टेज ऑफ सेल डिवीजन की प्राइमरी oocyte हैं तो यहाँ पर अरेस्ट रहते हैं। अरेस्ट का मतलब है सेम एज प्यूबर्टी तक के लिए रुक जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन अकर्स रेगुलरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर एंड। 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कौन से होंगे? सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन,
टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, अल्ट्रा प्रोपल्सिव, जॉइंट माइग्रेटिंग या फिर सिगमेंटेशन। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक होता है सिगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करने का काम करते हैं फूड में, लेकिन ये जो भी फूड है, जो भी मटेरियल है उसको इंटेस्टाइनल में मूव करने का काम नहीं करेंगे। दूसरे होते हैं पेरिस्टालसिस जो कि फूड को मूव करेंगे इंटेस्टाइन में, और मूव करने के साथ साथ वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं क्या, सेगमेंटेशन संकुचन और इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, मतलब दो तरीके के हो गए। सेगमेंटेशन क्या करेंगे, मिक्स करने का काम करेंगे, बट फूड को है जो मूव आगे नहीं होने देंगे। बाकी इंटेस्टाइनल है जो क्या करेंगे, फूड को मूव करने के साथ साथ जो वेस्ट बचता है उसको भी रेक्टम तक मूव करने में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्क द इनकरेक्ट पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पर बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो कौन सा, यहाँ पर बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी डेवलप नहीं होगा। कार्डियोवैस्कुलर में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिक में वीकनेस, फटीग, ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन सिस्टम में एटलैक्सिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियोट्री में डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर में तो हो सकता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस रहेंगे, ब्लॉकेज वगैरह होके कार्डियक स्ट्रोक भी आने के चांसेस हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, डीवीटी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं हो, इनकरेक्ट मैच होगा वीकनेस, फटीग, ब्रेकडाउन। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कन्फ्यूज़न होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी लॉस वगैरह है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। मानसिक बीमारी क्या है, मानसिक बीमारी का लक्षण कौन सा है। पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, स्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ये तीनों तो मेंटल हेल्दी पर्सन की निशानियाँ हैं, तीनों मेंटल हेल्थ की निशानियाँ हैं। यहाँ पर बचता है आपका पर्सन बिहेवियर्स इज कॉजिंग डिस्ट्रेस टू सेल्फ एंड अदर। किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का व्यवहार खुद के अलावा दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, वो क्या कहलाएगी, मेंटल इलनेस और मानसिक बीमारी। नेक्स्ट वन, द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आशा वर्कर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को लेके गलत स्टेटमेंट कौन सा है। कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर माइनर एलिमेंट्स, बिल्कुल कर सकती हैं। शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज, ये भी होना चाहिए, उसी गांव की रहने वाली हो। शुड बी अ ट्रेंड मिडवाइफ, शुड बी अ फीमेल होनी चाहिए लेकिन ट्रेंड मिडवाइफ नहीं होनी चाहिए। आशा वर्कर हैं जो यहाँ पर, आशा वर्कर का एक क्राइटेरिया होता है कि उसी गांव के रहने वाली हो, फीमेल हो, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड मिडवाइफ है जो इसकी ज़रूरत नहीं इनको रहेगी। बेसिक चीज़ें करनी है इनको, ना कि डिलीवरी वगैरह करानी है। आप क्लाइंट को लेके हॉस्पिटल तक जाएंगी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोसेस कहलाएगी, किसी भी परफेक्ट एम्प्लॉय को सर्च करके उसको अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जॉब देना। सिंपल सा है, क्या है, ये कहलाता है रिक्रूटमेंट। क्या कहलाती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर अब आपको इन सब के लिए मैच करनी है, जोड़ी मिलानी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबको पता है, एक CHC होता है 80,000 से लेके 1,20,000 जनता के बीच में। 80,000 मतलब यदि पहाड़ी इलाके हो गए, और यदि नॉर्मल एरिया है तो 1,20,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हम बात करें, एक होगा 30,000 जनता के बीच में, और सब सेंटर होगा एक 5,000 जनता के बीच में। यदि उबड़ खाबड़ इलाका है या कुछ भी है तो 3,000 के बीच में होगा सब सेंटर, और प्लेन है तो 5,000 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, CHC होगा। एक CHC इक्वल टू 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन।
PSC और प्राइमरी हेल्थ केयर 20,000 से 30,000 जनता के बीच में, सब सेंटर होगा 3,000 to 5,000 के बीच में। तो आपका आंसर निकल के क्या आता है? सी। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट आर्टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो आर्टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं है? ओलेंजापाइन, रेस्पेरिडोन, लोक्सापाइन या फिर क्लोजापाइन। तो यहाँ पर कौन सी है जो नहीं है? तो होगी यहाँ पर लोक्सापाइन। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ओलेंजापाइन, रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन क्या है? एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। अगला क्वेश्चन है द लॉन्चिंग ईयर ऑफ RMNCH+A स्ट्रेटजी इज। RMNCH+A+ है जो कब लॉन्च हुआ था? ईयर 2010, ईयर 2008, ईयर 2013 या फिर ईयर 2012 में? तो ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2013 में। कब? फरवरी 2013 में RMNCH+A है जो लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेस अ की रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में कौन सा हार्मोन अपना रोल प्ले करता है? एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या ग्लूकागोन? तो यहाँ पर एक काम करता है इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36 है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ PHC प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स क्या हैं? तो मैं बता दूं कि टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद, प्रिंसिपल 6, एलिमेंट 8। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, MCH हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज लाइक कम्युनिकेबल डिसीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग अवेलेबिलिटी। टोटल मिला के कितने होते हैं एलिमेंट्स? 8 होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड 5 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए कौन से राइट नहीं होंगे? राइट डोज होता है, राइट ड्रग होगी, राइट क्लाइंट होगा, राइट रूट होगा, बट राइट एनवायरनमेंट नहीं होगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो पेपर राजस्थान में हुआ था, जिन्होंने CHO का फर्स्ट पेपर देख लिया होगा, देन ANM का दिया होगा, तो उनको 3-4 क्वेश्चन है जो उस पेपर से यहाँ पे आए, वही स्टाफ नर्स में भी ऐड होके आए। नेक्स्ट था कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरिया क्लेमाइडिया। तो सबको पता है M ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट है। इसको प्रिवेंट करने के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर जोड़ी दी गई है। एक साइड में है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो मेडिकेशन है वो इंजेक्ट की जानी है, और दूसरी साइड कहाँ पर दी जानी है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक साइड हमें यहाँ पे देखते हैं क्या है? इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा दिए जाते हैं अंतःपेशी हमेशा मसल्स में, मतलब इनटू द मसल्स। इंट्रा आर्ट्रियल हमेशा दिए जाते हैं आर्टरीज में। इंट्रा कार्डियक मसल्स में, OCS बोन मैरो में। तो यहाँ पर आपका जो पेयर मैच होगा वो कौन सा होगा? तो जो पेयर मैच होके आता है वो होगा आपका B। A का D मतलब मसल्स हो गए, दूसरे का C मतलब आर्टरी, इंट्रा आर्ट्रियल है तो इंट्रा कार्डियक मतलब हार्ट में, तो 3 का B, 4th का 1 और A। अगला क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन जो साइकिल ऑफ चेन इन्फेक्शन है आया था। जो मेडिकेशन बनाई जाती हैं किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, जो साइकिल ऑफ और चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए, कहीं से भी एक पॉइंट को ब्रेक किया या मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोक दिया, या फिर किसी भी तरीके से कॉज पता चल गया तो उसको मारने की मेडिकेशन है जो दी जाती है। तो इस तरीके से क्या है? चेन ऑफ इन्फेक्शन काम करेगा। चेन ऑफ इन्फेक्शन में यहाँ पे आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। तो होता है सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। तो यहाँ पर निकल के क्या आता है आपका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर चेन ऑफ इन्फेक्शन। इस तरीके से कोई भी डिसीज़ है, कोई एक यदि ससेप्टेबल होस्ट है लेकिन पॉजिटिव एजेंट नहीं है तो डिसीज़ कॉज नहीं होगी। मतलब जब कोई एजेंट ही नहीं है बीमारी फैलाने के लिए तो रिजर्वर प्रेजेंट होगा,
नहीं होगा। यदि कोई भी बीमारी होती है, लेट से कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है सब जगह, लेकिन वहाँ पर कोई पर्सन ही नहीं होगा, तो वो रिजर्वर का काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वर, पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑफ कॉलम ए विद द करेक्ट आंसर ऑफ डिटेल्स इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से है जो मैच करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का क्या आएगा, जनरल हॉस्पिटल में सभी तरीके की बीमारी हैं जो ट्रीट की जाती हैं। पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली हॉस्पिटल। कॉरपोरेट मतलब कि ये प्राइमरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगी। स्पेशलिटी मतलब स्पेसिफिक कोई भी बीमारी का इलाज किया जाएगा, जैसे कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट होगा, गैस्ट्रिक वाले में गैस्ट्रिक से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स का होगा, तो स्पेशलिटी हो गई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड्स एडवांस्ड केयर फॉर स्पेसिफिक डिसीज और पेशेंट ग्रुप। तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किसी भी स्पेसिफिक डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाएगा किसी पेशेंट पर या ग्रुप में। स्पेशलिटी हॉस्पिटल आर डिजाइन टू कैटर टू अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पर यदि कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो दोनों चीज़ें है जो अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए एंड आर दोनों ही क्या है, सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 44, पेरीनेटल पीरियड एज डिफाइंड एज बाय आईसीडी इज लास्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर पेरीनेटल पीरियड कब से कंसीडर किया जाता है, पेरीनेटल पीरियड कंसीडर किया जाता है 30 वीक ऑफ जेस्टेशन टू 10th डे ऑफ बर्थ, या फिर 1st डे ऑफ बर्थ टू 28 डेज ऑफ बर्थ, या फिर 12th वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो एज पर आईसीडी के हिसाब से बिफोर बर्थ से लेके 28 दिनों तक का पीरियड है जो क्या है, बिफोर बर्थ से लेके 28 डेज तक का जो पीरियड है वो कंसीडर होता है। तो यहाँ पर 1st डे ऑफ बर्थ से लेके 28 डेज तक के पीरियड को हम कंसीडरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होगी, अभी हमने मानसिक जो स्वास्थ्य है इसके पहले मेंटल इलनेस पढ़ी है, बीमारी पढ़ी है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रूप से कैसे परिभाषित करेंगे हम, लैक ऑफ मेंटल इलनेस सिम्टम, एबिलिटी टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, एब्सेंस ऑफ फिजिकल इलनेस, स्टेट टू कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेसफुल ऑफ लाइफ। मेंटल हेल्थ का मतलब यही होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, यदि आपका जो डेली लिविंग का स्ट्रेस है आप उसको कोप करने की क्षमता रखते हैं तब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 46, सिलेक्ट मसल टिश्यू दैट कैन बी वॉलंटरी कंट्रोल्ड। वॉलंटरी कंट्रोल्ड का मतलब है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से होंगे, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल। तो कार्डियक को भी आप कंट्रोल है जो नहीं कर पाएंगे, ना स्मूथ को यहाँ पे आप अपने स्केलेटल टिश्यूज़ को ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड बस होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट एविडेंट का मतलब होता है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, क्या होती हैं, आरबीसी, और यही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। एरिथ्रोसाइट्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। अगला है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, विटामिन सी, ई, ए के। तो ए, डी, ई, के, ए डी, ई, के, तीन चारों हैं, लेकिन विटामिन सी और बी कैटेगरी के किस में घुलनशील कंसीडर होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंट्रानेटल कॉजेस फॉर पेरीनेटल मॉर्टेलिटी इंक्लूड। इंट्रानेटल का मतलब है ड्यूरिंग वो समय जिसमें बच्चा क्या है, गर्भ में हो। तो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी का रीज़न क्या होगा, मतलब आफ्टर डिलीवरी वाला रीज़न क्या होगा,
आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि बच्चे की डेथ हो जाती है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी का मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके लिए मेन रीज़न कौन सा होगा? बोथ बर्थ इंजरी एंड एस्फैक्सिया, कंजेनाइटल डिफेक्ट, बर्थ इंजरी या फिर एस्फैक्सिया। तो सबसे कॉमन कॉज होता है, सबसे कॉमन तो क्या कंसीडर किया जाता है? एस्फैक्सिया होता है। क्या है? एस्फैक्सिया होता है। लेकिन कभी कभी बर्थ इंजरी के कारण भी बच्चे की जान है जो जा सकती है। कॉमन तो एस्फैक्सिया होता है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी बेसिक बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट वर आइडेंटिफाइड बाय वर्जीनिया हेंडरसन। तो टोटल यहाँ पर बेसिक नीड्स की बात की जाए वर्जीनिया हेंडरसन के अकॉर्डिंग तो टोटल 14 नीड थी। कितनी? टोटल 14 नीड की है जो बात की थी इन्होंने। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पीरियड्स की जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें कौन सी फेज नहीं है? सेक्रेटरी होती है, मेंस्ट्रुअल होती है, प्रोलिफरेटिव होती है, लेकिन मेमोजेनेसिस नहीं होती। मेमोजेनेसिस लैक्टेशन प्रोसेस में बनने वाली प्रोसेस है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज द करेक्ट ऑर्डर। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक प्रोसेस है वो बताइए। इंजेशन, जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, मतलब आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ जूस वगैरह मिक्स्ड होंगे, मतलब मिक्सिंग होगी, फिर डाइजेशन होगा, देन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी जो भी डाइजेस्ट किया, और आफ्टर डिफिकेट करेंगे, मतलब जो आप फीकल पास करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस निकलेगा वो होगा इंजेशन, सीक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, एंड देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन। फर्स्ट में डाइजेस्ट पहले कर गए, फिर इंजेस्ट कर गए, मतलब पहले पचा लिया, फिर खा लिया, फिर सीक्रेट कर लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। सी में क्या कहा है? पहले डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब करा दिया, जब खाए नहीं तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। फिर लास्ट में इंजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब खाया और तुरंत एब्जॉर्ब भी हो गया, तो ऐसा भी नहीं है, बीच के बीच डिफिकेट हो गया। तो यहाँ पर आपका सही सीक्वेंस क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग principle of teaching emphasize the importance of creating a positive learning environment। सही positive environment कैसे होगा? Principle of motivation, principle of learning by doing, principle of clarity, principle of interest। पॉजिटिव यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा लर्निंग प्रोसेस में? तो होगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्या? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अगला क्वेश्चन है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन। जो माताएं अपने बच्चे को फीड कराती हैं, लैक्टेशन कराती हैं, स्तनपान के दौरान है जो आहार के लिए सही नहीं है, वो क्या है? नॉट ट्रू है। विटामिन सी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विटामिन ए रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आयरन की ज़रूरत लैक्टेशन के दौरान है, जो लैक्टेशन के दौरान से लेके प्रेगनेंसी से ज़्यादा लैक्टेशन के दौरान होती, क्योंकि ब्लड लॉस होता है उस टाइम पर भी। फिर यहाँ पे कहा है सही नहीं है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है प्रेगनेंसी में। क्या होगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें कंपेयर टू नॉर्मल के, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही नहीं कौन सा होगा? डाइट को लेके विटामिन सी की ज़रूरत है जो हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहेगा। करेक्ट आंसर होगा वो डी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे डी भी नहीं आपका होगा, आपका करेक्ट, क्योंकि विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, आयरन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है वो। विटामिन ए यहाँ पर है जो आपका हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थैलेमस। तो यहाँ पर थैलेमस का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्लेइंग अ रोल इन इमोशन एंड मेमोरी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो ये काम हाइपोथैलेमस करता है। रिलेइंग का काम भी करेगा, मेंटेन कॉन्शियसनेस में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको जोड़ी मिलानी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्टिव सर्विसेज, मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज एंड यूटिलिटी सर्विसेज।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपका फाइनेंशियल मैनेज मटेरियल आ जाएगा। सपोर्टिव में आपका लैब फार्मेसी हो सकता है। मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज इमरजेंसी में ही चाहिए। यूटिलिटी में तो हाउसकीपिंग हो जाएगा। पूरी जोड़ी मिली मिलाई के टाइप लग रही हैं। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइड इनटू विच टू मेन पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या है, एक्सियल अपेंडिकुलर है, अपर लोअर लिम्ब में स्केल एंड स्पाइन है। तो यहाँ पर होता है आपका एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग द सर्जरी। तो किसी भी सर्जरी के बाद सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है। इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डिक्रीज होती है, डिक्रीज लंग एक्सपेंशन, इंक्रीज लंग एक्सपेंशन है, फिर एटेलेक्टेसिस। तो सबसे कॉमन कई बार पढ़ा है किसी भी सर्जरी के बाद होने वाला कॉमन कॉम्प्लिकेशन और मेजर भी है, वो क्या होता है, एटेलेक्टेसिस, मतलब लंग्स का सिकुड़ना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के विकास में कौन से हैं जो फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे। पेरेंटल ऑक्यूपेशनल फैक्टर, पोस्टनेटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर है, प्रीनेटल फैक्टर। तो बच्चे के डेवलपमेंट में जो फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं वो हो सकते हैं पेरेंट का ऑक्यूपेशनल फैक्टर। डायरेक्ट अफेक्ट की बात, प्रीनेटल हो सकते हैं। प्रीनेटल इसलिए हो सकते हैं कि बच्चा या तो अंडरवेट वगैरह पैदा हुआ होगा, उस दौरान भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर का कौन सा पार्ट नहीं है। इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग, सांसों की शुरुआत तो करवानी ही है। टेम्परेचर मैनेज करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आफ्टर ब्रीदिंग के। फिर ओपन एयरवे, तो तीनों होंगी, लेकिन वैक्सीनेशन इमीडिएट केयर का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, क्या थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से 1961 के ही बीच में आई थी। तो पंचवर्षीय योजना आई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये 1956 से 1961 के बीच में ही आया था। 1956 से 1961 के बीच में आया था। फिर इट वाज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल प्लान आपका आया था थर्ड में। किस में आया था, थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है नॉट करेक्ट अबाउट सेकेंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सही नहीं है। तो ये आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। और यहाँ पर महल नोबिस को भी यहाँ पे क्या किया गया था, मॉडल बनाया गया था सेकंड में ही, लेकिन तीसरे में जो 3 सेक्टर मॉडल तीसरे में आया था। नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइड असिस्टेंट टू रन अटल भूजल स्कीम इन राजस्थान। तो अटल भूजल स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा, राजस्थान में कौन सी गवर्नमेंट है जो इनकी हेल्प करती है। फ्रांस गवर्नमेंट, जापानीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। तो ये हेल्प करती है कौन, वर्ल्ड बैंक। अटल भूजल स्कीम है जो राजस्थान की, इसको आगे असिस्ट करने के लिए हेल्प किसने किया है, तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट वन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल एरिया मेंशन्ड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा स्टेट इंक्लूड नहीं है जो 6वें नंबर का शेड्यूल है, क्या है, 6वें नंबर का शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। तो कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्या है, त्रिपुरा भी है, असम भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है। इसका हिस्सा मणिपुर नहीं है। बाकी असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। नेक्स्ट वन, इसका मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया है 64 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन आर देयर इन इंडिया। तो कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हो गए, पहाड़ी एरिया हो गए, डिजर्ट एरिया हो गए,
वो सब मिला के यहाँ पे पूछे हैं। तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं टोटल, 10 है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विद देयर सॉल्यूशन। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके सॉल्यूशन यहाँ पे बताना है। तो यदि सूखा पड़ता है तो सूखे के लिए आपको क्या करना है, बाढ़ के लिए क्या करना है, समुद्र स्तर में वृद्धि होती है तो समुद्र की दीवारें बनानी है, समुद्र में वृद्धि होती है तो बिल्डिंग द सी वॉल। फिर ड्रॉट मतलब सूखा पड़े, सूखे के लिए आप कैसे निपटेंगे, सिंचाई प्रणालियों को कैसे सुधारना है, फ्लड आती है तो पानी को कैसे निकालना है, ये सब आपका होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, A2 B3 D1 C1। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रैटर इज डिस्कवर्ड इन। तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड प्रभाव गड्ढा कहाँ खोजा गया। तो ये खोजा गया था कहाँ पर, पिलबारा रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या है, पिलबारा रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मेटेओराइट के थ्रू जो गड्ढा बना था, उल्कापिंड के द्वारा जो गड्ढा बना था, तो कहाँ पे खोजा गया था, ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में। नेक्स्ट नेशनल वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, यहाँ पर हेल्थ है क्योंकि हिंदी वाला सेक्शन भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वेल्थ प्रोग्राम तो अभी तक आया ही नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो जितने भी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए। फिर जो अलग अलग स्टेट वाइज कुछ इनिशिएट लिए गए वो अलग थे, बट जो इनके लिए फंडिंग वगैरह है वो केंद्र सरकार ही करती है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो सबसे कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट कौन सा है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालफॉर्मेशन, किडनी डिसऑर्डर, विजन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड स्किन डिसीज। सबसे कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालफॉर्मेशन, वो स्पाइना बाइफिडा आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे, जो भी जितने या ओपन स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, सबसे कॉमन होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। नेक्स्ट वन, द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एपिडेमियोलॉजी शब्द लिया गया है ग्रीक वर्ड से, किससे, ग्रीक वर्ड से शब्द है जो यहाँ पे लिया गया है। इसका मतलब होता है, एपी का मतलब होता है अपॉन, क्या है, एपी मतलब होता है अपॉन, किसी के ऊपर, डेमो का मतलब होता है जनता, और पॉपुलेशन पीपल, लोगोस का मतलब सबको पता है स्टडी होती है। तो ये जो वर्ड लिया गया एपिडेमियोलॉजी, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। जॉन स्नो है जो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस। तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फीटस एक्सेप्ट। यदि फीटस को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी पड़ती है, यदि निम्नलिखित में से एनीमिया का गर्भ में पल रहे शिशु पर सब प्रभाव होगा किसी एक को छोड़कर। लो बर्थ वेट होने के चांसेस रहते हैं, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया भी हो सकता है, समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है, प्रीमेच्योर हो सकता है। लेकिन जो भी एनेमिक मदर होती हैं उनमें पोस्ट डेटेड डिलीवरी होने के चांसेस तो कम होते हैं। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि, पोस्ट डेटेड लेबर का मतलब होता है कि आफ्टर 42 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद है जो लेबर आना स्टार्ट होंगे, तो ये इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द जनरल गोल्स फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न आर एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है, इनिशियल असेसमेंट है न्यूबॉर्न का, जनरल गोल फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न आर एक्सेप्ट, मतलब जनरल गोल सभी हैं शुरुआती असेसमेंट के लिए, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर होगा टू प्रमोट गुड हेल्थ बाय फैसिलिटेटिंग द नॉर्मल अडॉप्शन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, बिल्कुल होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पहले उसका जो पूरा बॉडी है किस में रहती है, गर्भ में, यूट्रस में रहेगी, तो वो कैसे अडॉप्ट करेगा वो होगा। मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है इनिशियली, वो भी चेक की जाती हैं। न्यूबॉर्न को ठंडी से या नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचाया जाता है, लेकिन यहाँ पर
इम्यूनाइजेशन है जो इनिशियल असेसमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था कब? 1995, 2000, 1982 या फिर 1989 में। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 में। 1982 में है जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लाया गया था। कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो लाया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैटेगरी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन से नहीं है? इंटरनल जेनाइटेलिया है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें बर्थोलिन ग्लैंड्स वगैरह हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, टेस्टिस मेल ऑर्गन है। क्या है? मेल ऑर्गन है, ना कि फीमेल है। अगला क्वेश्चन है 76, व्हाट इज क्लेमेंट्स सेक टेस्ट प्राइमरली यूज्ड फॉर? जो क्लेमेंट्स का सेक टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, कि लंग्स में कितना एमनियोटिक फ्लूइड लंग्स में कितने सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, इवालुएटिंग द फीटल लंग मैच्योरिटी। ऑप्शन में था स्क्रीनिंग फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़, असेसिंग फीटल वेलबींग, डिटेक्टिंग कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन। लेकिन यहाँ पर फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए टेस्ट है जो किया जाता है कि कितने सर्फेक्टेंट हैं जो क्या हैं प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट था आपका, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हियरकी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? तो हियरकी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हियरकी का मतलब है अपर से नीचे की तरफ, तो सीएमओ होगा, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होगी, वार्ड इंचार्ज होगी, स्टाफ नर्स होगी। नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्कुलर टिश्यू? तो इनमें से मस्कुलर टिश्यू कौन सा नहीं है? स्मूथ मसल, मसल फाइबर, स्केलेटल या कार्डियक? तो जो मसल टिश्यू नहीं है वो क्या होंगे? मसल फाइबर्स। क्या होंगे? मसल फाइबर्स। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएच सर्विसेज? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में कौन सा पार्ट नहीं होगा? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, रिडक्शन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट्स फॉर मदर एंड चिल्ड्रन ये होता है। फिर प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद इन द फैमिली, ऐसा नहीं है। प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ये भी होगा। लेकिन जो नहीं होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका प्रमोशन ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट था आपका, जननी सुरक्षा योजना इज? जननी सुरक्षा योजना किस तरीके की स्कीम है? एनजीओ स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? तो जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है जिसके तहत मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना है? हमें कम करना है। हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दे के इस योजना का फ़ायदा दिलवाना है। अगला क्वेश्चन था, हाउ मेनी लोब्स डज द राइट लंग हैव? तो राइट लंग में 3 लोब होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर? नॉर्मल लेबर का मतलब होता है कि ऐसी डिलीवरी हो जाए जिसमें, नॉर्मल लेबर का मतलब ऐसी डिलीवरी हो जाए जिसमें कॉम्प्लिकेशन कम हो। तो यहाँ पर नेचुरल टर्मिनेशन हो जाए मिनिमल लेट्स के साथ में, स्पॉन्टेनियस हो, ऑनसेट हो, एट टर्म हो मतलब 37 हफ्ते के बाद हो, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो मतलब कि हेड डाउन हो, नीचे की तरफ हो, और यहाँ पर एक प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब होता है कि जब कंबाइंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है उनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, लंबे समय तक चले, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉर्मल लेबर में कंसीडर नहीं होगी। अगला है यहाँ पर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है सडनली बहुत ज़्यादा खाना खा लेना जिसके कारण अजीब अजीब सा लगे। तो उसमें आपको डिजीनेस भी होता है, क्रैम्प भी होगा, पसीना भी बहुत आएगा, घबराहट टाइप भी होगी, लेकिन बुखार नहीं आता है क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन वगैरह तो है नहीं। बुखार जनरली आपको इन्फेक्शन में ही आएगा। तो यहाँ पर घबराहट होना, पसीना आना, क्रैम्प होना, डिजीनेस होना,
डिप्रेस्ड टाइप हो जाना ज़्यादा खाना खाने के कारण। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल। तो जो हर एक हॉस्पिटल में बायोमेडिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट होता है, इनका काम क्या होगा। इमरजेंसी केयर टू द पेशेंट, नहीं, इनका काम ये नहीं है। प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग डाइट्स फॉर पेशेंट, ये भी नहीं है कि डाइटिशियन का हो जाएगा। कंडक्टिव इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी नहीं करेंगे। जो भी हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी मेडिकल मशीन्स हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, कुछ ख़राब होती हैं तो उनको रिपेयर कैसे करना है, वो काम बायोमेडिकल इंजीनियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका मैच दी फॉलोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विद इन। तो यहाँ पर आपको फ्लूइड है जो मैच करना है, कौन सी कैविटी में फ्लो होगा फ्लूइड। तो ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो होगा, ब्लड प्लाज्मा। लिम्फेटिक में लिम्फ। जॉइंट्स में होगा साइनोवियल फ्लूइड। आइस में एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सी। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट है, माइल्ड विनाइन एंड ट्रांजिएंट मूड चेंज दैट बिगन्स विद इन 4 to 5 days आफ्टर द डिलीवरी एंड लास्ट फॉर फ्यू डेज इज नोन एज। आफ्टर डिलीवरी के बाद किसी, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, उसके 4 से 5 दिनों के बाद उनके मूड चेंज होंगे, लो फील करेंगी और कुछ दिनों तक रहेंगे। वो तो क्या है, परपीरियल साइकोसिस, परपीरियल ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम मैनिया, ये कहलाता है परपीरियल ब्लू। आफ्टर डिलीवरी के 4 से 5 दिनों के बाद है जो उनको बहुत लो फील होना। कोई भी क्लाइंट हो, स्पेशली जो प्रीमी पैरा होती हैं उनमें देखने को मिलेगा, या जिनके यहाँ मल्टी पैरा में उनको बच्चा कुछ और चाहिए था बट कुछ और हो गया, गर्ल की जगह बॉय हो गया, बॉय की जगह गर्ल हो गया, तो उस दौरान जो क्लाइंट आपकी इस चीज़ से गुजरेगी, मूड का लो होना, बार बार मूड चेंज होना, वो क्या कहलाता है, परपीरियल ब्लू। नेक्स्ट है, इन इंडियन डाइट्री द टोटल एनर्जी इनटेक बाय कार्बोहाइड्रेट इज। टोटल कार्बोहाइड्रेट का कितना इनटेक लिया जाता है एज पर इंडियन जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग, तो होता है 65% तक। 65% होता है टोटल डाइट के, लेकिन आपको ऑप्शन में 50 to 80%, 85 to 90, तो ये सब यहाँ पर कम हो रहे हैं। 35 और 15 और 19 ज़्यादा हो रहा है। तो एस पर जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो सकती है, 50 से 80% तक। नेक्स्ट वन है हमारा, द लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेट्स दैट। तो लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, वो क्या होगा। फीटल हेड मूव इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंट। फीटल हेड मोल्ड्स टू द मैटरनल पेल्विस ड्यूरिंग द लेबर। मैटरनल पेल्विस अडॉप्ट टू द फीटल हेड। तो ये सब होगा, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर यूनिफॉर्म इन इंटेंसिटी। क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर इन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स इन विच टैप जेंटली ओवर द फोरहेड एंड द आई विल ब्लिंक इज कॉल्ड। न्यूबॉर्न बच्चे के आप फोरहेड पर, माथे पर टच करेंगे, टैप करते हैं तो आँखें अपनी बहुत फास्ट ब्लिंक करेगा, और ये कहलाता है हमारा ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। क्या है, ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द इंजेक्शन इन डॉट्स प्रोग्राम। तो डॉट्स रेजिमेन है यूज़ किया जाता है किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो कि 6 महीने से 18 महीने तक चलता है। मिनिमम ड्यूरेशन 6 to 18 मंथ होता है। तो इसमें आइसोनियाजेड, एथाम्ब्यूटल, रिफाम्पिसिन ओरल दी जा सकती हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ना तो प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को भी हार्म कर सकती है। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मतलब एडोलेसेंट, किशोर मतलब एडोलेसेंट, 18 साल तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया प्रोग्राम था। तो ये कब लॉन्च किया था भारत सरकार ने, 7 जनवरी 2014 को। भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया था। आगे और भी प्रोग्राम्स हैं हमारे। फिर है आपका, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च JSSK। JSSK का मतलब यहाँ पर भी है
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एक क्वेश्चन से 2 आंसर आपके टारगेट होते हैं। एक में पूछा है लॉन्चिंग डेट, दूसरे में फुल फॉर्म। तो JSSK का फुल फॉर्म होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और ये लॉन्च हुआ था कब? जून 2011 में। कब लॉन्च हुआ था? 1 जून 2011 को इसको लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। फिर है आपका RNTCP, ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। फुल फॉर्म पूछा गया है RNTCP का, तो RNTCP का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको इनके डायरेक्ट आंसर पता होने चाहिए। जैसे कोई भी प्रोग्राम है तो उनकी डायरेक्ट डेट आगे पीछे आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका यदि जो पर्टिकुलर मंथ और डेट नहीं है तो आप ईयर बस याद रखिए, लेकिन जब आपको यहाँ पे देखिए डायरेक्ट विथ डेट और ईयर दिया है तो वो आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे आपका 1 जून 2011 और इसका फुल फॉर्म है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका RNTCP, तो है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए लाया गया प्रोग्राम। नेक्स्ट था व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई नाम का बैक्टीरिया इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट था आपका हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ हाई एल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ ILSS फॉर LCA तेजस, तो तेजस के लिए किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने है जो यहाँ पर ILSS है जो बनाया था, जो एक टेस्टिंग की थी वो करी थी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने ये नहीं किया था, इन्होंने ना HAL ने किया था, ना ये इसरो ने किया था, ये काम किया था DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया था। हालांकि जो भी तेजस हैं या इनके कुछ पार्ट्स वगैरह हैं, इसरो हेल्प करती है जनरली स्पेस में जाने वाले जो भी रॉकेट वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पर तेजस के लिए बात करी जाए तो तेजस के लिए जो ILSS है किसने बनाया है? तो ये बनाया है DRDO ने। नेक्स्ट था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा नहीं? आयरन, नाइट्रोजन, जिंक या फिर एल्यूमिनियम। तो इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ पर नॉन मेटल आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो इन्फ्लुएंजा है, वायरल है, डेंगू, मॉस्क्यूटो है, ये भी एक वायरल हेमरेजिक फीवर कहलाता है, एड्स भी वायरल है। कोलेरा है जो डिप्थीरिया, कोलेरा एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है कोलेरा, और जिसको हम हैजा कहेंगे, तो हैजा होता है डिप्थीरियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है सी चूज टीचिंग एज हर करियर, क्या होगा? सी चूज टीचिंग एज हर करियर। विच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग पैटर्न इज कंसर्निंग फॉर फीटल डिस्ट्रेस, यहाँ पर ये देखिए फीटल डिस्ट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग का मतलब होता है कार्डियोटोकोग्राफी जनरली परफॉर्म की जाती है। क्या है? कार्डियोटोकोग्राफी है जो की जाती है, इसके अकॉर्डिंग यदि कुछ कॉम्प्लिकेटेड या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनमें। तो यहाँ पर कौन सी जो वेरिएशन है वो बताएंगे कि बच्चा जो गर्भ में फीटस है, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो रही है। लेट डिसेलरेशन या फिर नॉर्मल साइनोसॉइडल पैटर्न, वेरिएबल डिसेलरेशन या फिर अर्ली डिसेलरेशन। तो यहाँ पर जो फीटल डिस्ट्रेस के लिए आपका जो भी प्रेजेंट होके आएगा वो होता है लेट डिसेलरेशन। यहाँ पर इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल डिसेलरेशन है जब यदि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस्ड होती है, क्या है? वेरिएबल डिसेलरेशन है यदि अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कंप्रेस्ड होती है तब रहेगा। और प्लेसेंटा जो लेट डिसेलरेशन की कंडीशन है ये या तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो, मतलब प्लेसेंटा फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तब होगा लेट वाला। और साथ ही साथ लेट जब प्लेसेंटा प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा बच्चे को, फीटस को, तब फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए लेट डिसेलरेशन है जो आपका एज पर ऑप्शन के सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोर कॉमन रूट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में होता है जो मेडिकेशन डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा आपको इंजेक्ट की जाती हैं। तो IV रूट हो गया, इंट्रा मस्कुलर हो गया, हाइपोडर्मिक हो गया,
और साथ में आपका इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, लेकिन जो ओरल है वो आपके पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं। जैसे सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग हो गया, तो ये आपका पेरेंट्रल में नहीं आएगा। फिर था आपका COPD, रेस्पिरेटरी डिसीज फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नेक्स्ट था आपका विच वन इज नॉट अ रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। रिमोट कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक। क्या होगा? लॉन्ग टर्म तक है जो कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा प्री एक्लेम्सिया से। रिकरेंट होने के चांसेस होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, लेकिन ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया होने के चांसेस कम रहेंगे। हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ 1857। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट था आपका अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड गांधी जी एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ इन 1932 AD। तो गांधी जी ने 1932 में 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो उस दौरान अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी घनश्याम दास बिरला ने। किसने? घनश्याम दास बिरला ने इनकी अध्यक्षता की थी गांधी जी की। जब जो छुआछूत वाला आंदोलन आया था, ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ आंदोलन 1932 में आया था, उस दौरान अध्यक्षता किन्होंने की थी? दास बिरला ने। नेक्स्ट था हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट अ प्लेस इन द स्टेट सिंबल ऑफ मेवाड़। तो इसका तो मेरे हिसाब से पंजा भील हैं, बट आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए। मेवाड़ का जो सिंबल है तो किस के लिए यहाँ पर इसका स्थान मिला था। नेक्स्ट है आपका होय कल्चर। होय कल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ। होय कल्चर का मतलब होता है कुछ स्मॉल अमाउंट में हाथों से डायरेक्ट जो खेती करी जाती है वो। तो राइस में तो डायरेक्ट राइस की खेती नहीं होती, यहाँ पर धान लगाई जाती है, ना कॉटन है ना व्हीट है, यहाँ पर ये होता है मेजे, जो मक्का वगैरह है, ज्वार है, उसके लिए होगा। नेक्स्ट वन है बंद बरेठा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बंद बरेठा कहाँ पर है? तो ये जो बंद बरेठा जगह है ये भरतपुर में, कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो एज पर नॉर्म के फर्स्ट रेफरल यूनिट कंसीडर होती है क्या? CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट करके कहा इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर होनी चाहिए, बेसिक ब्लड स्टोरेज ट्रांसफ्यूज़न होना चाहिए, इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन भी परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ पे नहीं होगी। काउंसलिंग सर्विसेज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगी, लेकिन फर्स्ट रेफरल यूनिट पे यहाँ का हिस्सा है जो नहीं होगा। नेक्स्ट वन नर्सिंग कॉल्ड प्रोफेशन बिकॉज। नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी पेशेंट की आप केयर करते हैं वो आपने जो भी पढ़ा है, आपका साइंटिफिक नॉलेज है, और जो आप केयर कर रहे हैं उसके बेस्ड पर करेंगे। फिर था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल, फैट मतलब वसा में घुलनशील और वाटर मतलब पानी में घुलनशील विटामिन, तो दो तरीके की कैटेगरी हैं। तो विटामिन A, D, E, K ये आपके कौन से हैं? फैट सॉल्यूबल। तो यहाँ पर विटामिन D प्रेजेंट है, बाकी B, C और B12 क्या है? पानी में घुलनशील है। फिर है आपका द लेयर ऑफ एपिडर्मिस दैट कंटेन्स स्टीम सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस इज। तो माइटोसिस के दौरान कौन सी सेल्स यहाँ पर क्या करेंगी? स्टीम सेल्स की लेयर में रहेगी, तो वो होती है स्ट्रेटम बेसल। क्या है? स्ट्रेटम बेसल। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने मैच कर दिया है जो माइटोसिस का सेल डिवीज़न है। यहाँ पर माइटोसिस में प्राइमरी जो फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, वो है। तो पहला है हमारा क्या? प्रोफेज। क्या है हमारा? प्रोफेज मतलब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। फिर है मेटाफेज, क्रोमेटेड अलाइंग एट द सेंटर ऑफ द सेल। फिर है एनाफेज, सिस्टर क्रोमेटेड्स वन पुल्ड टू अपोजिट पोल। सो लास्ट में क्या है? टीलोफेज।
तो यहाँ पर अनकॉइल होगा और न्यूक्लियर है जो एनवेलप रिफॉर्म में आएंगे। मतलब यहाँ पर आपका होगा 1C 2A 3B 4D। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन में कहा गया है कि रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, ये करेक्ट है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती हैं, जिसके कारण ज़्यादा अमाउंट में गैसेस और हीमोग्लोबिन का एक्सचेंज हो पाता है। दैट मीन्स क्या है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट कार्पल बोन। तो लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है हमारे हैंड में कैपिटेट। कौन सी? कैपिटेट। पिशीफॉर्म नहीं होगी, कैपिटेट होगी। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहला अटेंशन होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा आपकी डिज़ायर, चौथा कन्विक्शन, पांचवा एक्शन और छठवां सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो एज पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कैसी होनी चाहिए, अटेंशन सीकिंग, इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का, डिज़ायर होना चाहिए, कन्विक्टेड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चीज़ में, बटर में और चपाती में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट वन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया विच ईयर। तो यदि ग्लोबली बात करें हम तो 74 में 1974 में आया था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, मतलब इम्प्लीमेंटेड करना स्टार्ट किया था 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट है अल्पकालीन सुख के अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, मतलब कम समय के लिए। तो वो होता है 4 दिन की चांदनी एंड फिर अंधेरी रात। फिर था आपका फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या है? अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र में जो पीएचसी खोले गए हैं वो, रूरल मतलब जो ग्रामीण इलाकों में है। नेक्स्ट है जनरली वन आशा इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन। तो एक आशा वर्कर होती है 1000 जनता के बीच में। कितनी? 1000 जनता के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर द थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो तीसरी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है कब लाई गई थी? तो पहली तो आई थी 1983 में, फर्स्ट आई थी 1983 में, दूसरी आई थी 2002 में, फिर तीसरी आई है 2017 में। कब तीसरी की बात करें हम तो ये आई थी 2017 में, 2017 में। नेक्स्ट है NRHM प्रोग्राम इन इंडिया प्राइमरली वॉज फोकस्ड ऑन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM है जो किस एरिया के लिए लाए गए थे? फुल फॉर्म में ही इसका मतलब है, तो ये आए थे रूरल एरिया के लिए, ना ही ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हैं, ना ही महानगर के लिए हैं, ना ही अर्बन एरिया के लिए हैं। ये किसके लिए? रूरल एरियाज़ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट था एज पर RCH प्रोग्राम द फर्स्ट रेफरल यूनिट, हमने जस्ट अब भी पढ़ा है। RCH के तहत जो फर्स्ट रेफरल यूनिट कंसीडर की जाती है वो कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और CHC। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्कीम अरेंज करनी है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन आया देन कौन आया। तो इन स्कीम की बात करें हम तो जो सुमन स्कीम है ये आई थी हमारी 2019 में। कब आई थी? 10 अक्टूबर 2019 में सुमन आई थी 2019 में। फिर है JSSK मतलब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये आई थी 1 जून 2011 को। इवन क्वेश्चन पेपर में ही आगे दी गई है डेट। फिर आया था आपका PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये आई थी 2016 में। PMSMA आया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। फिर है आपका लक्ष्य, तो लक्ष्य आया था 2017 में। 11 दिसंबर 2017 को जो लेबर OT है उनमें प्रॉपर केयर और फैसिलिटी अवेलेबल है उसके लिए लक्ष्य है जो लाया गया था। तो यहाँ पर आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है वो होता है JSSK, PMSMA, लक्ष्य एंड सुमन। क्लियर? फिर है आपका 2 सबमिशन ऑफ NHMR। तो इसके दो यहाँ पर उप मिशन है, एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन।
NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। फिर है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द RMNCH प्लस स्ट्रेटजी। तो इसको सपोर्ट किया है यूनिसेफ ने और WHO ने, दोनों ने ही सपोर्ट किया है इसके लिए। नेक्स्ट था आपका विच कमिटी नोन एज कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज के लिए जो कमिटी है क्या है, कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ये थी जंगल वाला कमिटी इन 1964, 1964 में एक कमिटी आई थी, जो यहाँ पर इस कमेटी का दूसरा नाम क्या था, कम्युनिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो ये था ANM का पेपर। आई होप सो कि जो भी लोग ये पेपर देखे हों, इसमें जिनका पेपर 8 और 9 जून को हुआ था उसके मिक्स्ड क्वेश्चन भी इस पेपर में आए थे। सेम स्टेट का पेपर है, कोई भी आपके डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में ऐड करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।